नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद सियासत, राजधानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड के 3 जिलों के स्थानीय लोगों को धामों में दर्शन की इजाजत। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोग कर सकेंगे दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया फैसले का स्वागत। वेरीनाग में अपने घर लौटे प्रवासियों ने की पहल। अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे काम, अपने हाथों से श्रमदान करके कर रहे सड़क निर्माण। उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले। टिहरी में सबसे ज्यादा 72 केस। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 762 एक्टिव केस। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। लगातार कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। अब तक 1537 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपको बता रहे हैं। राज्य में 126 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अभी तक 755 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं ये मरीज। लेकिन उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। लगातार उत्तराखंड के अंदर कोरोना केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 1537 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में 126 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और राहत की बात यह है कि अभी तक 755 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। तो लगातार देश भर में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, फैल रहा है, ऐसे में बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 126 नए केस मिले हैं और राहत की बात यह है कि 755 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद अब सियासत भी जोर मारने लगी है। राजधानी को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस अब स्थायी राजधानी को लेकर नई सियासी जंग का मैदान तैयार करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश से जन्मा उत्तराखंड राज्य 20 साल पहले बन गया था, जिसके लिए कई उत्तराखंडियों ने लाठी डंडे के साथ अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। अब ये राज्य लगभग 20 साल का हो चुका है और इस राज्य की विडंबना है कि राज्य को स्थायी राजधानी अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से 20 सालों तक सत्ता में आई कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने इसको लेकर जनता के सामने प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास कहीं न कहीं विफल दिखाई दिए। 2017 में एक पहल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। तो उसके बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। और इस राज्य में स्थायी राजधानी आखिर कब बनेगी, अब राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को लेकर सड़कों पर भी उतर गए हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन होने के बाद उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार जहां इसे राज्य के हित में फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से राजधानी को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि बीजेपी का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन पहले सरकार यह भी बता दे कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां है, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड स्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून से संचालित हो रहा है। ऐसे में अब सरकार ने जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि राज्य की स्थायी राजधानी कहां होगी। भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है
अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को ये भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहाँ है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो राजधानी का स्थान अब भी नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की सौगात तो दे दी और साथ ही शहीद हुए उत्तराखंड के वीरों को भी याद किया कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आज फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें। भले ही उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो चुके हों, लेकिन दुर्भाग्य रहा है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश को स्थायी राजधानी अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे लोगों को एक सबक त्रिवेंद्र सरकार ने जरूर दिया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद लोगों की जनभावनाओं का ख्याल रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री फैसिलिटी एक्ट 2019 को संवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मार्केट रेट से किराया देना होगा। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फैसिलिटी एक्ट 2019 बनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों से मार्केट रेट से वसूली के आदेश कर दिए हैं। यही नहीं, पूरे देश में इसका मैसेज आएगा। जो लूटमार कर रहे हैं राजनेता, वो कुछ कम पड़ेगा। सब ने, जितनी भी है ना, उमा भारती, राजनाथ, सब, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने, चाहे 2 दिन चीफ मिनिस्टर रहे हो चाहे 1 दिन रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोग, कोई गरीब आदमी होता, फटीचर आदमी होता, बैलगाड़ी में चल रहा होता, ई रिक्शा में चल रहा होता, तो हम कहते चलिए माफ कर दीजिए भाई, बहुत सादगी वाले हैं। लेकिन इतने बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े लोग, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय को उस पर आदेश करना पड़ रहा है। स्वागत करते हैं। पूरे देश में इसे नजीर मानना चाहिए और पूरे देश के अंदर उन लोगों को सरकार का एक एक पैसा देना चाहिए जो अधिकृत नहीं थे और उसके बावजूद सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात ऊधम सिंह नगर की करेंगे। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेजा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग दिल्ली से रुद्रपुर आया था, जिसको प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटीन किया गया था। 2 मीटर बहुत तो हो गया, पीठ भी मत करो यार, थोड़ा गट थोड़ी मार रहे हैं। ये कल एक केस हुआ था, दुखद हादसा। रात में जो है होम क्वारंटाइन में दिल्ली से आए थे ट्रैवल करके, 87 वर्षीय वृद्ध थे और जैसे कि घर वालों से पता लगा कि उनका जो है मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो बॉडी जो है उनका हम लोगों ने सैंपल पहले लिया था, तो उसमें ट्रू नॉट में जो है वो पॉजिटिव आया सैंपल।
और कोरोना संकट के चलते प्रवासी नागरिकों की घर वापसी लगातार जारी है। देश के विभिन्न प्रदेशों से अभी तक जनपद चमोली के 27,802 प्रवासी घर लौट चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार घर लौटे प्रवासियों की मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन किया गया। मेडिकल टीम प्रतिदिन क्वारंटाइन व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने में जुटी हुई है। और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में समस्त खंड विकास अधिकारी एवं उप कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में संचालित मनरेगा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत अच्छे कार्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने पर जिलाधिकारी ने जनपद की पूरी मनरेगा टीम को बधाई दी। और नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि यात्रियों को जबरन पेड क्वारंटीन में ना भेजें। यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड या सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे खंडपीठ में हुई। देखिए 25 मई को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून ने एक आदेश जारी किया था। उसके तहत देहरादून के आसपास के 36 होटल को उन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें ये कहा गया कि जो लोग भी हवाई जहाज से उत्तराखंड आएंगे उनको वहां पर पेड क्वारंटीन में भेजा जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन उसकी आड़ में वहां के एयरपोर्ट के जो कर्मचारी थे सभी यात्रियों को जबरदस्ती पेड क्वारंटीन में होटलों में भेज रहे थे। जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं था तो उनको बहुत परेशान किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। इस पर माननीय न्यायालय में हमने आज याचिका डाली थी, जिसपे आज माननीय न्यायालय ने इसको फाइनली निस्तारित कर दिया है और ये कहा है कि आप जबरदस्ती किसी को पेड क्वारंटीन में नहीं भेजेंगे और प्रत्येक यात्री से लिखित सहमति लेंगे। अगर वो पेड क्वारंटीन में जाना चाहता है तब उनको उन होटलों में भेजेंगे, अन्यथा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें ही उनको भेजा जाएगा। किसी को जबरदस्ती पेड क्वारंटीन में नहीं भेजा जाएगा। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जनपद चमोली से मंगलवार को 55 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जबकि पूर्व में भेजे गए 3 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। अब तक कुल 1118 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 719 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 34 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जबकि 365 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अब तक कोरोना संक्रमित 20 मरीजों के पूरी तरह से स्वस्थ होने पर कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर से डिस्चार्ज किया जा चुका है। लॉकडाउन में मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रवासी अपने घरों को लौटकर आ गए हैं। कई प्रवासी लोग अपने समय का सदुपयोग अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा गंगोली हाट विकास खंड के टुंडा चौड़ा गांव में देखने को मिल रहा है। बीते 12 दिनों से प्रवासियों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के लिए अपने हाथों से श्रमदान करके सड़क के निर्माण में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय में 15 किलोमीटर दूर ग्राम सभा टुंडा चौड़ा गांव आज तक सड़क की सुविधा से वंचित है। कई बार सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण उठा चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सड़क नहीं होने से आए दिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क से 4 किलोमीटर दूरी पर इस गांव में लौटे प्रवासियों ने गांव में एक मुहिम चलाई। गांव तक सड़क का निर्माण श्रमदान करके बनाने का निर्णय लिया, जिस पर गांव की महिलाओं से लेकर प्रतिदिन श्रमदान कर अभी तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। नोएडा जॉब करता था कॉल सेंटर पे, वहाँ से मैं अभी कोरोना की वजह से गांव आया और फिर क्वारंटाइन में था, फिर होम क्वारंटाइन में था। फिर इसी तरह यहाँ सभी लोगों ने पहल की थी कि रोड बनानी है, हमें रोड चाहिए गांव में, गांव का विकास करना है। तो मैं भी इसी पहल से जुड़ गया और सभी लोगों ने अपने अपने खेत दान करे और इस तरह से हम अभी जुड़े। पिछले वर्ष हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान करीब 17 सालों से बाहर नौकरी कर रहे गोविंद सिंह और उनकी पत्नी नौकरी छोड़कर अपने गांव के विकास के लिए गांव आकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े। महिला सीट होने के कारण गोविंद सिंह की पत्नी मनीषा देवी ने चुनाव लड़ा, विजय हासिल की। एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के कारण ग्राम प्रधान मनीषा देवी ने गाँव में आने के बाद वर्षों से ठप हुए गाँव में विकास कार्य भी किए। ग्राम प्रधान ने लॉकडाउन में प्रवासियों युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सड़क निर्माण की अलग जगाई, युवाओं को आगे किया और पिछले 12 दिनों से गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रोड खोद चुके हैं। सुबह काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 8 या 9 बजे तक 2-3 घंटा। इसमें सभी युवा लोग जो हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला है। ग्रामीण की ये पहल सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रही है। यदि ये गांव सरकार के भरोसे रहता तो आज भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंचती। ग्रामीणों द्वारा तैयारी की गई सड़क तो पता चलता है कि विकास के लिए लोगों को सरकार पर निर्भर नहीं होकर अपने हाथों से ही विकास की डोर खींचनी पड़ती है। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप महरा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास व अन्य भत्तों को माफ करने का फैसला लिया था।
कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सरकारी आवास व अन्य भत्तों को जमा करें। बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधाएं दी जा रही हैं वो गलत है। Facilities Act 2019 has been declared ultra virus to the Constitution. हमने कोर्ट के सामने आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया था, स्टैट्यूटरी ओवररूलिंग के ग्राउंड पे चैलेंज किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों ही ग्राउंड को मान लिया है अपने जजमेंट में और सेक्शन 4A, सेक्शन 4B, C एंड सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एज एन इफेक्ट जो जजमेंट कोर्ट ने पिछले साल दिया था कि सभी को बाजार भाव से पैसा जमा करना है, तो वो वही माना जाएगा। और दूसरा उसका इफेक्ट है कि जो हमने एक एलिगेशन पिछले राउंड में ये था कि लगभग 15-16 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा खर्च किया गया है जो कि अपार्ट फ्रॉम मार्केट रेंट है, तो कोर्ट ने उसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा था रिकैलकुलेट करने के लिए, तो उसका कैलकुलेशन कभी हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। और सीमांत क्षेत्र खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पर्यावरण मित्रों द्वारा नगर में जलभराव क्षेत्रों में बंद नालों में जेसीबी द्वारा सफाई अभियान चलाकर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सफाई अभियान के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुनील राणा ने बताया कि मानसून के मद्देनजर नगर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए बंद पड़े नालों की सफाई कराकर कार्य किया जा रहा है। वहीं सफाई अभियान के तहत पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने भी आने वाली बरसात से पहले नगर में नदी नालों की तलाझाड़ सफाई करवाने की बात कहते हुए नगर को जलभराव मुक्त खटीमा बनाने की बात कही। हर वर्ष से बजट आता है नाली साफ करने की, सफाई करने के लिए तो हमारा प्रयास है कि बरसात से पहले पहले जो नालियां हैं इनको हम सफाई करा दें। इसके टेंडर भी कर दिए हैं, टेंडर का इसकी एस्टीमेट बन गए, टेंडर होने हैं। हम चाहते हैं कि जो हर वर्ष पानी का जलभराव की समस्या आती है उससे शहर वालों को निजात मिले, उससे जो आफत आती है उससे मिले, राहत मिले। हम चाहते हैं इसीलिए आज जेसीबी मंगवा रखी है। यहाँ पानी चौक होता है डिग्री कॉलेज में, इसकी सफाई का अभियान चल रहा है और आगे जहाँ जहाँ भी शहर में और भी जहाँ जहाँ पानी चौक होता है हमारा प्रयास है कि उन नालियों में सफाई करें और उसको बढ़िया करें। और उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया है। बदले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होंगी। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संशोधित कार्यक्रम जारी करने के साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही फिजिकल डिस्टेंस को बनाया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा केंद्र, कुछ परीक्षा केंद्र हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, तो उनके लिए जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि 15 जून तक आप इसको अनिवार्य रूप से हैंडओवर करें और उसके बाद उन केंद्रों की सैनिटाइजेशन किया जाएगा और जो परीक्षा केंद्र बनेंगे वहाँ पर IR थर्मामीटर की व्यवस्था की जाएगी। जो आने वाले बच्चे हैं उनको टेम्परेचर चेक करके अंदर अलो किया जाएगा। और जून से सरकार अनलॉक बंद शुरू कर चुकी है। वहीं सरकार ने तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी है और लगातार शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल भी खोलने लगे हैं। लेकिन अभी तक जिम वालों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जिसको लेकर जिम संचालकों में चिंता है, क्योंकि बहुत से जिम संचालक किराए की जगह लेकर जिम चलाकर अपना कारोबार चलाते हैं, पर पिछले 3 महीनों से सभी जिम बंद पड़े हुए हैं। जिम संचालकों का कहना है कि सरकार को उनकी भी सुननी चाहिए, जिसके बाद सरकार उन्हें जो भी गाइडलाइन देगी उसको वह फॉलो करेंगे। मंगलोर में ऐसे ही जिम में खड़े हैं, दिखाना चाहेंगे जो जिम है सुनसान पड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे
युवा आते थे, कसरत करते थे, लेकिन अब वो नहीं आ पा रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थल। जी, मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं। हम लोगों की बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के भी बारे में सोचें। हम लोगों का जो है कि अब दिक्कत आ रही है, काफ़ी बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को, खर्चे के लिए भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो जैसे कि सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं की है, और कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? जी, हम लोगों को मेरा रेंट ही 20,000 रुपये के करीब है, 3 महीने हो गए हैं मुझे, और कोई भी लड़का जिम में नहीं आ रहा है। तो ऐसे जिम संचालक इनका कहना था कि जिस प्रकार सरकार ने जो है मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, वो मॉल भी खोल दिए गए हैं, और ये भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका जिम भी खोला जाए, और जो सरकार के गाइडलाइंस है वो इनका पालन करने की बात भी कर रहे हैं। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगल। और पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलकराज बेहड़ ने बाजपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह वाजवा के नेतृत्व में रुद्रपुर कलेक्टर गेट के बाहर धरने पर बैठे। बाजपुर की 5,838 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक पर जवाब देकर सरकार की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर डीएम कार्यालय के सांकेतिक धरना दिया गया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।